नेमिंग ऑफ ईथर में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने दिया गया है ये मॉलिक्यूल, इसका हमें नाम लिखना है। जल्दी से नाम बताइए, इसका क्या नाम रहेगा। पहले आप आयुपैक नेम बता दीजिए। व्हाट विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये आप लोगों के सामने एक ईथर है, क्या नाम रहेगा बताइए। इट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। तो ये क्या रहेगा हमारे सामने, मिथॉक्सी। मिथाइल नहीं, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी। क्लियर। आप इस पूरे को मान सकते हैं ओ आर, पूरे को क्या मान सकते हैं, ओ आर, क्योंकि इधर आपके 6 कार्बन, उधर कितना कार्बन है, 1। ठीक है, तो मिथॉक्सी क्या बोलोगे इसको, बेंजीन। तो ये रहेगा मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम होता है एनीसोल। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल, एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। तो आप एनीसोल भी लिख सकते हो, आप मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर। तो ये वाले जो नाम है ना, जो आप सोच रहे हो कि सर एक दिन में कैसे याद होंगे, एक दिन में होने भी नहीं है, धीरे धीरे ये सारे नाम अपने को याद हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इनमें नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक का मतलब क्या बनेगी, रिंग। और आज फिर इस वाले पार्ट में आप बहुत ही भयंकर गलती करने वाले हो, बहुत ही भयंकर। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, खत्म करने वाले हम नेमिंग को। आप बताइए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कहां से कहां चलता है, बिल्कुल सही। नंबरिंग भी कहां से कहां चलती है, टर्मिनल टू टर्मिनल, ना बीच में शुरू करेंगे ना बीच में खत्म, पक्का। गलती दोहराएंगे तो नहीं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का मतलब क्या है, देखिए ओपन चेन ईथर आपके ये होते हैं आर ओ आर, ये हमारे सामने ईथर है। तो ये आर पार्ट अलग है, ये पार्ट एकदम अलग है, ओपन चेन कंपाउंड है। लेकिन यही ईथर में कई बार आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाता हुआ नजर आएगा, रिंग। जैसे यहां पर जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो है तो ये भी ना ईथर। देखो ऑक्सीजन की इधर भी कार्बन, उधर भी, तो है तो ये भी ईथर। पर इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। क्लियर। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम नंबरिंग करेंगे, मान लो इस कार्बन को क्या मिले, एक्स, और इस कार्बन को क्या नंबर मिला, वाई। अभी पता नहीं एक्स क्या है और वाई क्या है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा एक्स कोमा वाई इपॉक्सी। क्या लिखा जाएगा, एक्स कोमा वाई इपॉक्सी। तो ये जो ऑक्सीजन आपका है साइक्लिक वाला, इसको किससे लिखा जाएगा, इपॉक्सी। और ये भी आप हमेशा ही क्या मानकर चलेंगे बताइए, सब्स्टिट्यूएंट। ईथर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो साइक्लिक हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आप एक दो क्वेश्चंस मुझे करने के लिए देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर, इधर ध्यान दीजिए, समझते हुए टाइम एकदम फुली फोकस्ड। ये हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम पूछ रहा है, तो आप बताइए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। यू गॉट दैट पॉइंट। तो बताइए, पीसीसी तो सिलेक्ट करने में दिक्कत ही नहीं है, टर्मिनल टू टर्मिनल ही कितने हैं, 2, एक से शुरू दूसरे पे खत्म, बिल्कुल सही। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है, बताओ इसको किसकी तरह कंसीडर किया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। आप बताइए नंबरिंग किधर से करूं, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर है, मतलब दूसरे नंबर पर मतलब ऑक्सीजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो इस पर यह सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। उधर ऑक्सीजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो इधर भी सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो इधर से कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3, और इधर से 1 2, तो हमें क्लियर है नंबरिंग इस साइड से करनी है। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। आप बताइए यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर भी है एंड 4 नंबर पर।
तो ये था एक्स एंड वाई, हमें पहले मालूम नहीं था। और इसको हम क्या बोलेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट में इपॉक्सी, क्या बोलेंगे इपॉक्सी। तो कहां कहां लगा हुआ बताइए 2,4 इपॉक्सी, 2,4 इपॉक्सी। रुको, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है वो कार्बन नंबर 2 और 4 से खत्म हो गया। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट आपका सुलट चुका है, ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। बताइए वर्ड रूट क्या आएगा अब इसमें, कितने कार्बन है 6, तो वर्ड रूट हैग, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आइए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिया हुआ है। ये आपके सामने है, अगर अपन बात करना चाहें ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नाम आपसे पूछ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के सामने है और इसका नाम आप लोगों से पूछ रहा है। अब बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, एंड पेरेंट कार्बन चेन बताइए टर्मिनल 2 एंड देयर आर ओनली 2, यू गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। तो आप बताइए ये जो ऑक्सीजन है ये किसकी तरह कंसीडर किया जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। और OH, OH यहां पर बताओ कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सही बोला कि नहीं बोला, ये आप लोगों के सामने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए नंबरिंग इधर से करोगे कि उधर से करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। पक्का, चलिए नाम लिखवाइए। बताइए 3,5 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, इधर 3 नंबर पर, इधर 5 नंबर पर। 3,5 क्या लिखोगे, इपॉक्सी। सही बात है क्या, जी हाँ 3,5 इपॉक्सी। अब बताइए और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये तो पीएफजी है, क्लियर। फिर बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है 6, तो वर्ड रूट हैग, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड सेकंड पोजीशन पर ओल। बच्चे इसको हाइड्रोक्सी मत लिख देना, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। जल्दी से इसको सुलटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सबको सुलटाने के बाद एक क्वेश्चन आपको आखिरी में दिया गया है। आपको होमवर्क मिल चुका है, आयुपैक नेमिंग कंप्लीट, एक्सरसाइज 1, 18 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। 18 नंबर से, उससे पहले के नहीं करने, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मॉड्यूल में थ्योरी वाले पार्ट में थ्योरी छोड़ दो, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करो। कहां से, आयुपैक नेमिंग से। जहां लिखा हुआ आयुपैक नेमिंग उसके आगे के सारे एग्जांपल सोल्ड एंड सोल्ड सुलटा देने हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर सुलटा देने हैं। ध्यान रखिएगा आपको जेई के तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन आएगा। जेई के तरीके से मतलब 20% क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 80% आप खुद करो। मैं कहता हूं आप ईमानदारी से करते हुए चलोगे ना बच्चों, आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई दिक्कत है। पर मेडिकल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चा कुछ नहीं करता, मास्टर सब कुछ करता है, और फिर पेपर में होता भी नहीं है बच्चे से। जिन टॉपिक्स में आपने अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी आप देख लेना, उन टॉपिक्स में आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे। जो क्लास में हुआ है उसको कितना मान के चलना है, मात्र 20%, 80% आपको करना होता है। सुलटा दिया है क्या, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, नई गलती है, बहुत बढ़िया, गजब। काफी बच्चे इसमें सुलटते हैं आखिरी क्वेश्चन में, पर यहां पर बच्चों ने उसको बिल्कुल सही सॉल्व किया है। बढ़िया। कुछ लोग इतने धीरे धीरे लिख रहे हैं कि जो तूने हमें सॉल्व करने के लिए दिया हम करेंगे ही नहीं।
राक्षस। बहुत बढ़िया देवी जी, सुलट चुकी हैं आप। हाँ लिखो, नंबर लिखो। सुलट चुकी हैं देवी जी आप। बहुत बढ़िया। सही क्या, लेकिन थोड़ा सा गलत किया है, जो गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी। राक्षस। कौन सा, इतने वन लिख दिए, कौन सा वन मानूं? इधर इधर, एक से बढ़ के एक कलाकार बैठा हुआ है। वाह, बिना नंबरिंग के सीधा नाम। नंबरिंग तो करके दिखाओ। अच्छा, सबने मिल बट के वही कर ली है। जरा बहुत बढ़िया, दिखाओ जरा जरा। बहुत बढ़िया, एकदम दिमाग से पैदल वाला। कुछ बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन किया है, वो एकदम सुन रहे हैं। आज क्लास अपनी जब स्टार्ट हुई, बताओ क्या कसमें खाई थी हमने? मेरे को याद दिलाओ, तुम गजनी के भी कुछ ना कुछ लगते हो। पीसीसी टर्मिनल टू, नंबरिंग टर्मिनल टू। अब देखो, बहुत सारे कलाकारों ने क्या कलाकारी की है। यहां वन लिखा है, यहां वन, इस कार्बन को वन दिया है। हाथ उठाओ, कितने हवा में होने चाहिए हाथ, कुछ को देख के आओ। ये आखिरी कार्बन हैं, ये बीच में नंबरिंग शुरू नहीं कर रखी तुम लोगों ने। केवल और केवल मैंने क्या किया है, साइक्लिक फॉर्म बनाए। इधर देखो, इसको लिखूं, बताओ ये कौन है? बताओ कौन है? सी एच। बताओ ये कौन है? CH2। बताओ ये कौन है? CH। आगे बताओ ये कौन है? CH2। बिल्कुल सही। आगे ये कौन है बताओ? CH2। फिर ये कौन है? CH2। और फिर कौन है? CH2। अब बताओ ऑक्सीजन कहां कहां जुड़ा हुआ है? यहां भी जुड़ा हुआ है एंड यहां भी। तो जहां जहां पर हमने एक हाइड्रोजन कम रखा है वहीं तो जुड़ा हुआ है। अब एक बार आंखें खोलो और गौर से देखो, दिमाग से पैदल लोगों जिन्होंने यहां वन लिखा है, क्या हम इसमें यहां पर वन लिख सकते हैं? पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सीधा नंबरिंग पर जाते हैं आप लोग। तो आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन है, वो पेरेंट कार्बन चेन यहां से लेकर यहां तक है। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नाउ थिंक ऑफ नंबरिंग। आप बताइए नंबरिंग, या तो इस साइड से या उस साइड से, बीच से शुरू नहीं कर सकते। तो कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें भी आप यहां से कर सकते थे। देखो ये रहा टर्मिनल, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इतना एग्जामिनर के पास हक है कि वो क्वेश्चन को घुमा के पूछे। क्लास में हम ऐसे ऐसे खेलते, एग्जामिनर ऐसे साफ होके आ जाते हैं। PYQ करके गए थे सर हम तो। आप बताइए कहां कहां जुड़ा है सब्सिट्यूएंट? 1 और 5। तो रहेगा 1,5 इपॉक्सी। 1,5 इपॉक्सी। पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेड्स 7 है। चलिए, तो वर्ड रूट हमारे सामने क्या रहेगा? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मान लो कोई और सब्सिट्यूएंट होता तो क्या इपॉक्सी का ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते? हाँ, सब्सिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चंस हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। एक डीडीटी का नाम है। किसका नाम है? डीडीटी। आप सभी ने सुना होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डीडीटी नाम तो आपने एटलीस्ट सुना होगा। तो उसका भी हम एक बार आईयूपैक नेम लिख देते हैं। यह आएगा आपका चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। लीजिए, कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं डी डी टी। डी डी टी। आईयूपैक नेम में स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। देखिए, जब बेंजीन होती है ना और ओपन चेन होती है, सभी इधर ध्यान दो।
जब बेंजीन होता है और ओपन चेन होता है तो कहीं पर भी इतना क्लियर कट नहीं लिखा है कि कब बेंजीन पीसीसी रहती है और कब ओपन चेन जो आपकी है वो पीसीसी रहती है। क्लियर कट कहीं भी नहीं लिखा है। जैसे जब आप इसका नाम लिखते हो, ये हमारे सामने कंपाउंड है बेंजीन और यहां पर कौन लगा हुआ है CH3, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं बताओ, मिथाइल बेंजीन। इसका मतलब हमने पीसीसी किसको लिया है बताइए, बेंजीन को। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, तो बताओ ओपन चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 2 और रिंग में कितने हैं 6, तो इसको हम क्या लिखते हैं इथाइल बेंजीन। आप समझिए इस पॉइंट को, इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर साइड चेन पर कोई ग्रुप लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, कोई ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो फिर आप समझिए मामला एकदम बदल जाता है। जैसे ये हमारे सामने दिया हुआ था, आप खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर CH2OH लगा दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राइट नाउ पीसीसी क्या रहेगी, रिंग रहेगी कि ओपन चेन रहेगी? आप बताइए। ये आप लोगों के सामने कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यू गॉट दैट पॉइंट। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, ओपन चेन के पास। नाउ ओपन चेन विल बी द पेरेंट कार्बन चेन एंड नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से 1 2, तो नाम क्या बनेगा बताइए, 2 फिनाइल। क्या रहेगा, 2 फिनाइल। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें पीसीसी में कितने कार्बन है 2, तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, वन पोजीशन पर क्या लिखा जाएगा ओल। 1 है तो लिख भी दो या स्किप कर दो, आपकी मर्जी। ये हमारे सामने, आप एकदम स्लो मोशन में समझते हुए चलिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, यही हमारे सामने क्वेश्चन होता, यहां पर OH है, सभी लोग इधर ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, और मैंने यहां पर क्या लगा दिया होता Cl। आप क्वेश्चन को समझो। नाउ टेल मी विच विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, योर ओपन चेन और योर रिंग। आप बताइए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा आपका, OH। कौन रहेगा, OH। सो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सिंपल सी बात है। इट मींस ओपन चेन इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि अगर मैं इसको पीसीसी मानूंगा तो 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा और उसमें कितना आएगा 1। तो क्लियर हो गया। नंबरिंग बताओ कहां से होगी, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? नाउ इट इज सब्स्टिट्यूएंट। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है कि कॉम्प्लेक्स? अब देखो ये था सिंपल, इसको क्या बोलते हैं फिनाइल, लेकिन आपने तो इसका भी एच हटाकर क्या लगा दिया है Cl। ये खुद सब्स्टिट्यूएंट और उस पर Cl भी सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले तो पाई बॉन्ड जब दिखाए रिंग कैसे कर लो। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से शुरू होती है, नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू होगी जहां से वो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा 1, उसके बाद यहां 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। यू गॉट दैट पॉइंट। चलिए अब अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए नाम किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर। ब्रैकेट में क्या रहेगा 4 क्लोरो। ये रहा देखो, इसमें इसके ऊपर 4 नंबर पर कौन है, क्लोरो। और ये क्लोरो पीसीसी पर है कि सब्स्टिट्यूएंट पर है, सब्स्टिट्यूएंट पर। किस पर है, ये फिनाइल। तो हम ब्रैकेट पता है क्यों लगाते हैं, अब ब्रैकेट लगाने से पता चल गया कि 4 नंबर पर जो क्लोरो है ना वो पीसीसी पर नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर है। और ये कहां जुड़ा हुआ, पूरा 2 नंबर पर। तो ये आप लोगों के सामने हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बताइए क्या आने वाला है, एन। 1 पोजीशन पर है, दिखाऊं ना दिखाऊं मेरी मर्जी। तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आया है। देखिए मैं मेन क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूं, क्योंकि याद नहीं रख सकते आप चीजों को। कभी आप सोचो मैं आईपैक नेम याद रख लूंगा, ये बेवकूफी होती है। क्या होती है, बेवकूफी। अब हमारे सामने ये आ गया है, तो सबसे पहला डिसीजन हमारे सामने रहेगा, दैट विल बी द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो अगर सिंपल आपकी अल्काइल चेन होती है, जैसे यहां पर है, जैसे यहां पर है, तो आपकी पीसीसी कौन ले ली जाती है, रिंग। लेकिन अगर ओपन चेन में कोई ग्रुप लग जाता है जैसे ClBr, तो फिर पीसीसी कौन सी चली जाएगी, ओपन चेन। तो राइट नाउ जो हमारी पीसीसी रहेगी दैट इज द पेरेंट कार्बन चेन, वो कौन रहने वाली है, ओपन चेन। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर भी कौन है बताओ, Cl। यहां पर भी कौन है, Cl। यहां पर भी कौन है, Cl। तो इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन रहेगी वो कौन सी रहेगी, ओपन चेन। क्लियर। अगर ये सिंपल इथाइल होता तो आपकी रिंग रहती, लेकिन इसका एच हटाकर ClBr कुछ भी लगाना शुरू कर देते हो तो फिर ये पीसीसी और ये क्या बनने लग जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या पॉइंट समझ में आया? अब नेक्स्ट टास्क रहेगा नंबरिंग। आप बताओ नंबरिंग कहां से करूं, सर कैसी बात करें, 2 ही तो ऑप्शन है। बिल्कुल खुल के अपन बात कर सकते हैं, एक ये हमारे सामने रहेगा और एक ये हमारे सामने रहेगा। सही बात है कि नहीं?
दूसरा नंबरिंग आप यहां से कर सकते हैं 1 and 2। आप बताइए ये भी किसकी तरह माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। एंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो आप मुझे सेट ऑफ लोकेंट्स बताओ। सेट ऑफ लोकेंट्स सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें ब्लू वाले के बताओ। बताओ 1, 1, 1, 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना 1 पर। फिर क्या आएगा 2, 2। यू गॉट दैट पॉइंट। आइए नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें ग्रीन वाले के बताओ 1, 1 पर कितने देखो 2, 1, 1, 2, 2, 2। कंपेयर करो। पहला तो सभी ने सेम, अगला भी सभी में सेम। अब इसमें बताओ क्या है 1 और इसमें क्या है? तो ये गलत और ये, तो इसका मतलब कौन सी वाली नंबरिंग सही है? ब्लू वाली नंबरिंग सही है, ग्रीन वाली नंबरिंग गलत है। अब नाम लिखवाइए। सबसे पहले कौन लिखे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। आप बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? क्लोरो। सही बोला क्या? आप बताइए इसका भी नाम क्या है? तीनों का नाम सेम है। आप बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नंबरिंग कहां से होगी? सब्स्टिट्यूएंट में पीसीसी की साइड से। तो इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, यहां पर 2, यहां पर, यहां पर, यहां पर 6। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आगे बात समझ में? अब बताओ ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? देखो सिंपल तो ये था जिसमें सिंपल फिनाइल लिख दिया। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो बताइए क्या लिखा जाएगा इसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोफिनाइल। किसी को इसमें डाउट है? आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट कितनी बार है? 2 बार। इसका भी नाम एग्जैक्टली वही रहेगा क्या? 4 क्लोरोफिनाइल। हाँ या ना? बिल्कुल सही, ये हमारे सामने रहेगा। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बताइए इसका पहला अल्फाबेट और इसका भी पहला अल्फाबेट सेम। अगला इसका अल्फाबेट एच और इसका भी अल्फाबेट सेम। कंपेयर करो जब तक डिफरेंस ना मिले। एल, यहां पर भी एल, यहां पर ओ, यहां पर भी ओ, यहां पर आर, यहां पर भी, यहां पर ओ, यहां पर भी ओ। और ये नाम क्या हो गया है? खत्म। लेकिन इसमें अभी भी कौन बचा हुआ है? पी। तो ये नाम खत्म हो चुका है और उसमें अभी भी अल्फाबेट है, तो ये पहले लिखा जाएगा। आप समझिए अगर 2 बच्चे हमारे सामने, एक बच्चे का नाम है अंकित, क्या है? और एक बच्चे का नाम है अंकित कुमार, क्या है? अंकित कुमार। और हमें बोला जाए कि दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। तो आप देखो पहला नाम तो सभी में क्या है, लेकिन इसमें आगे कुछ भी और इसमें अभी भी है, तो वो पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्लोरो पहले आएगा और क्लोरोफिनाइल बाद में आएगा। तो बताइए कहां पर जुड़े हुए आपके क्लोरीन? 1 पोजीशन पर, 1, 1, 1। बताइए क्या आ गया है? ट्राई क्लोरो। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट बताइए 2, 2। आप बताइए डाई लिखूं कि बिस लिखूं? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई नहीं क्या चलता है? बिस। तो 2, 2 क्या रहेगा हमारे सामने? बिस। 4 क्लोरो, उसके बाद क्या रहेगा? फिनाइल। सुलटा दिया आपने। सो ये सारे के सारे क्या थे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट, वो 2 सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स डन। अब आएगा बताइए वर्ड रूट। कितने कार्बन है पीसीसी में? 2। तो वर्ड रूट एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आप लोगों के सामने आईयूपैक नेम रहेगा डीडीटी का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें? एनसीईआरटी में, चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। कॉमन नेम बताएगा डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरोडाई, डाइक्लोरोडाई, राक्षस पूरा बोलते ही नहीं है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया गया था एज ए इंसेक्टिसाइड। मलेरिया के मच्छरों को सुलटाने के लिए बनाया गया था इसको। फिर बाद में इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के तौर पर भी होने लगा। हालांकि बाहर के कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया था एज ए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हो। इंडिया ने भी बैन कर दिया है, पर इंडिया हर चीज कहां पर बैन करता है? पेपर पे। क्या हमने बैन कर दिया है?
अब आपकी मर्जी है, खरीदो खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पॉलीथीन भी इंडिया में बैन है, कहां मिलती है? नहीं, मैंने कोई देखी नहीं आज तक। राक्षस उधर बेंजीन बनाए, उधर साइक्लोहेक्सेन बना दिया तूने, दूसरी रिंग को डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये था आपका आयुपैक नेमी। अब बढ़िया तरीके से मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करें, नहीं बने तो आप डाउट टाइम पर आकर पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डाउट टाइमिंग आपको मिल जाती है, ग्रुप पे आपके पास आता होगा, अपना भी पर्सनल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम आप सर्च करेंगे इट्स YSY, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप अपना दिखाई दे जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए एक पेज छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं 2 पेज छोड़ दो। अब ये मत पूछना पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब पेज छुड़वाता हूं तब साफ बताता हूं, ये पेज इसलिए नहीं छोड़ा गया कि टॉपिक इनकम्प्लीट है, ये पेज इसलिए छोड़े गए हैं कि बाद में अगर आपको लगे कि मॉड्यूल में अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सर ने तो नहीं करवाया, आप वहां लिख सकते हो। क्लियर? पेपर में कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सर ने पेपर में तो दिया लेकिन नोटबुक में तो नहीं करवाया, क्योंकि आखिरी टाइम पर आप क्या पढ़ते हैं? नोटबुक, तो वहां नोट कर सकते हैं। या फिर आपको लगा मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो शॉर्ट नोट्स यहीं सुलटा दो सिलेक्टेड एग्जाम्पल के साथ। ये नहीं बोलना है बाद में जब मैं यूट्यूब पर सेशन लेकर आऊं कमेंट करके कि पेज खाली छुड़वा गया था, उन पे क्या करें। बताता रहता हूं, फिर भी राक्षस यही कमेंट करके पूछते हैं कि पूरा नहीं पढ़ाया, पेज 2-2 छुड़वा रखे हैं। टॉपिक इनकम्प्लीट नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक आइसोमेरिज्म शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, सो दैट हम आइसोमेरिज्म से कनेक्ट कर सके। ठीक है? और वो रहेगा हमारे सामने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल देते हैं? DU। क्या बोल देते हैं? DU। ठीक है? और अगर अपन बात करना चाहें तो कई बार इसको आप बोल देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोल देते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? डबल बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें इक्विवेलेंट। और कई बार इसको बोल दिया जाता है, ये सबसे बेस्ट होता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्लियर? ये पर्टिकुलरली पता है किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पर बात करता है। किस पर बात करता है? हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पर। ये डायरेक्ट टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, पर इनडायरेक्टली इसकी हमें लगभग हर जगह जरूरत पड़ती है। रिएक्शंस में भी जरूरत पड़ती है, आज कल के जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, और आइसोमर्स की कैलकुलेशन में भी। इस नाम से शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। यही पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर किसी में हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, वो पता लगाने के लिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल। और किसमें हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी होती है? जिनमें भी आप हाइड्रोजन क्या कर सकते हो? ऐड। आप समझिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारे सामने एल्केन है, क्या है? एल्केन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने एक एल्केन है। अगर किसी में हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी होगी तो आप जानते हैं हम वहां पर हाइड्रोजन क्या कर पाएंगे? ऐड कर पाएंगे। अगर डेफिशिएंसी है तो जुड़ेगा, नहीं है तो जुड़ेगा ही नहीं। ये हमारे सामने एल्केन है, और जब हम एल्केन में हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या करते हैं? इसका हाइड्रोजीनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजीनेशन, देन यू विल फाइंड देयर विल बी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब आपका जो एल्केन में हाइड्रोजन ऐड ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन्स में किसी भी प्रकार की कोई हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी नहीं, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। तो अगर अपन बात करें तो एल्केन्स में किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। और अगर हम एल्केन को देखें तो बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। यानी कि आपको पहले बताया था हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। तो ये हमारे लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल हो गया है
कि इसमें कोई हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी नहीं है। तो अगर मुझसे इसका डीयू पूछे, डीयू का मतलब ऊपर लिखा हुआ ना शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई विल से 0, कि इसमें किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यही हमारे लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल का काम करेगा। हम ड्रॉप पर हैं तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाइए, ये हमारे सामने है एक एल्कीन। क्या है? एल्कीन। गौर से देखते हुए जाइए। क्लियर? अगर मैं इसमें हाइड्रोजिनेशन करवाना चाहूं तो क्या हाइड्रोजिनेशन हो जाता है? जी हां, रिएक्शन आप करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई। आप जानते हैं आपको कैटालिस्ट चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई, पीटी, पीडी, जो भी आप इस्तेमाल में लेना चाहें। आप ड्रॉपर हैं, एटलीस्ट आपने इन रिएक्शंस को देखा जरूर होगा। क्लियर? तो कितने मोल हाइड्रोजन किसी में ऐड होते हैं? जितना उसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड। आप बताओ इस मॉलिक्यूल में कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो हाइड्रोजन का कितना मोल ऐड हो जाएगा? 1 मोल ऐड हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है। जाहिर सी बात है। क्लियर? जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है बच्चों, कि जो आपका पाई बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सिग्मा में। तो आप बताइए, ये पाई बॉन्ड था, ये टूट जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा? सिग्मा। और यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा? सिग्मा। आप बताइए, इस मॉलिक्यूल में हमने कितना मोल हाइड्रोजन को ऐड किया है? 1 मोल। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो डीयू निकल कर आया है वो क्या रहेगा? 1। यानी कि किसी में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होते हैं, वही उसका डीयू होता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू बी एडेड, वही उसका डीयू होता है। तो यहां पर कितने मोल ऐड हुए हैं? आप बताइए? 1 मोल। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आइए, अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपसे पूछूं तो कार्बन कितने हैं? 2। बताइए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर बात करो, रिएक्शन होने के बाद कार्बन कितने हो गए? कार्बन कितने हो गए बताइए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? आप देखो क्या बन गया ये? एल्केन। और एल्केन में तो कोई डेफिशिएंसी होती, तो हम यहां से पता लगा सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूले से ही कि किसी में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। आप सबसे पहले बताओ इसमें कितना मोल ऐड हुआ? 1। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या मैं मोलिकुलर फॉर्मूले से बता सकता था? हाँ। देखो, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं? एल्केन। और अगर 2 कार्बन की एल्केन बनाओ तो उसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? 6। और इसमें है कितने? 4। तो डीयू निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी आप डीयू निकालना चाहते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये रहेगा हमारे सामने डेल्टा एच एन डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। सेम कार्बन की एल्केन बनाओ और हाइड्रोजन का डिफरेंस पता करो। जैसे ये हमारे सामने एक एल्कीन है 2 कार्बन की, अगर 2 कार्बन का एल्केन होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते? 6। और इसमें कितने हैं? 4। बताइए डिफरेंस कितने का रहेगा? डिफरेंस कितने का रहेगा? 2 का। डिफरेंस कितने का रहेगा? 2 का, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका ड्यू 1। केमिकल रिएक्शन भी कह रहा है हाइड्रोजन का कितना मोल ऐड होगा? 1। जुगाड़ से ऐसे पता कर सकते हो कि जो आपका जितने कार्बन का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एल्कीन है, उतने ही कार्बन की क्या बनाओ? एल्केन। एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बताओ? दुगने से 2 ज्यादा। इन दोनों में हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, सीधा ड्यू आ जाएगा। एक होता है ड्यू निकालने का फॉर्मूला भी, लेकिन दोस्त फॉर्मूले याद नहीं आते टाइम पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चीजों को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। आप बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? 1 और 1 2। तो इसमें कितने मोल हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं? 2 मोल हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं। क्या आपको यहीं से नहीं पता लग गया है कि इसका डीयू कितना होने वाला है? 2। सिंपल सा, यहीं से पता चल गया। जितने मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं वही उसका क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बेटर वर्ड है, साफ पता चलता है। तो सिग्मा तो आप एज इट इज बना दो। ये लो, सिग्मा तो आपने क्या बना दिया है? एज इट इज। बताइए हाइड्रोजन के कितने मोल ऐड हुए हैं? 2 मोल। तो ये देखिए, पहला मोल ये इधर से पाई टूटा सिग्मा, उधर से पाई टूटा सिग्मा, ये आपके सामने आ गया। आप एक बार इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ, कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। प्रोडक्ट का बताओ, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? अगर मैं इसका डीयू डायरेक्ट निकालना चाहता तो क्या नहीं निकाल सकता हूं? 2 कार्बन वाली अगर एल्केन होती, क्या होती? तो एल्केन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होते? सॉरी,
दो कार्बन वाली एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? कितने हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में? दुगने से दो ज्यादा, तो दो दूनी 4 + 2 6 हाइड्रोजन होते कि नहीं होते? और इसमें कितने हैं? 2। तो डिफरेंस बताओ क्या रहेगा? डेल्टा HN अगर मैं निकालना चाहूं डिवाइडेड बाई 2, तो क्या रहेगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये लो, आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत ही, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मुझे तो केमिकल रिएक्शन नहीं आती, तो आपको जरूरत ही नहीं है। आइए आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है। आपको ऐसा कहीं ना लग जाए कि डीयू केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। आप बताइए कितना पाई बॉन्ड है इसके अंदर? एक। तो बताइए हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम करो दोस्तों? 1 मोल। तो यहीं से आपको पता चल गया है डीयू कितना है, 1 आने वाला है। क्लियर? तो आपके रिएक्शन जब करवाओगे तो कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहां पर आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, बिना कैटालिस्ट के रिएक्शन नहीं होती है। तो सिग्मा तो एज इट इज रहने दो, यहां पर भी सॉरी पाई तोड़कर क्या लगा दो? सिग्मा। तो ये सिग्मा था, वो तो एज इट इज रहेगा, पाई तोड़कर क्या बन जाएगा? सिग्मा। आप बताओ कितना मोल ऐड हो रहा है? 1 मोल। तो इसका ड्यू कितना है? 1। आइए और हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कार्बन नाइट्रोजन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। आप बताइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो बताइए कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे? 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो रिएक्शन जब आप करवाओगे तो सिग्मा तो एज इट इज रहने दो कार्बन नाइट्रोजन का, और क्या पाई को तोड़कर क्या बना दो? सिग्मा। तो पहला पाई तोड़ा, सिग्मा सिग्मा, दूसरा पाई तोड़ा, सिग्मा सिग्मा। तो इस प्रकार से आपके सामने निकल कर आ गया। तो इसका ड्यू कितना आ गया बताओ? 2। तो आप बोलोगे सर इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, मेरे को तो और भी जुगाड़ समझ में आ रहा है। क्या? आओ इधर आओ, बताओ इसमें कितना पाई बॉन्ड था, तो डीयू कितना? जुगाड़ होते हैं ये। इधर आओ, कितने पाई बॉन्ड थे, तो डीयू कितना? कितना पाई बॉन्ड था, तो डीयू कितना? कितने पाई बॉन्ड थे, तो डीयू कितना? तो आप टेक्निकल यही तो कह रहे हो ना कि जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही आप लोगों के सामने क्या होने वाले हैं? मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं। तो आप सीधा पाई बॉन्ड से भी बता सकते हो। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आखिरी फिर आप छापना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने कोई रिंग है इस प्रकार से, ये हमारे सामने है। क्लियर? ये दिया हुआ है, इसमें भी आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। जितनी रिंग होती है उतने ही मोल क्या हो जाते हैं? ऐड, जब आप रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। क्लियर? तो इसका कोई भी जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये साइक्लिक किस में चला जाएगा? ओपन चेन। तो ये हमारे सामने क्या रहेगा? साइक्लिक। जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका किधर जुड़ जाएगा? आप बताइए, इधर, क्योंकि बॉन्ड कम होगा, और एक हाइड्रोजन आपका किधर जुड़ जाएगा? इधर। क्लियर? तो बताइए इसमें रिंग में कितना मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकता है? एक। जितनी रिंग है उतना ही मोल ऑफ हाइड्रोजन उसमें क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। तो बताइए ड्यू कितना आ गया इसका? 1। एक मिनट सर, क्या आपका वो फॉर्मूला चलेगा? बताइए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ जल्दी से। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? पक्का? प्रोडक्ट में बताओ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? अगर मैं डी सीधा निकालना चाहूं बिना केमिकल रिएक्शन के, तो बताओ 3 कार्बन वाले में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 8। 3 दूनी 6 + 2, दुगने से 2 ज्यादा, और इसमें है कितने? 6। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस कितने का रहेगा? 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो आप जुगाड़ से भी डी का फाइंड कर सकते हैं, आप रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं, जुगाड़ से भी। तो अभी मैंने आपको टेक्निकली निकालना नहीं सिखाया है, अभी मैंने आपको समझाया है कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता क्या है। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर पा रहे हो, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी। कहां कहां ऐड कर सकते हो? जब किसी में क्या होता है? पाई बॉन्ड, या फिर क्या होता है? रिंग। लेकिन आपने पहले ही पहचान लिया कि जितने पाई बॉन्ड उतने मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जितने पाई बॉन्ड उतना उसका क्या रहेगा? डी, और जितनी रिंग उतना ही उसका क्या रहेगा? डी। जैसे इसमें कितनी रिंग थी? एक, तो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ। आप देखो जुगाड़ से भी डी कितना निकल कर आया है? 1। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? तो पहले अभी इसको लिखेंगे, आपको निकालना फिर से दोबारा से समझाया जाएगा, आ जाएगा ना। अभी आपको समझाया कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होती क्या है। अगर कहीं पर हाइड्रोजन्स ऐड कर पा रहे हैं हम, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो किसके रेफरेंस में? एल्केन के रेफरेंस में। रेफरेंस कौन रहेगा हमारे लिए? एल्केन्स। आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा कि आप में हीमोग्लोबिन कम है,
तो कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू तो होगी ना, इस इतनी होनी चाहिए थी और आप में इतना है। तो यहां पर रेफरेंस कौन रहेगा? एल्केन। एल्केन के कंपैरिजन में हम देखेंगे उसमें कितने हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? एक बार बस ऑब्जर्व करते हुए चलो, बाकी मैं बताऊंगा। कितना पाई बॉन्ड था, तो डी यू कितना है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। कितने पाई बॉन्ड है, तो डी यू भी कितना है, देखो 2 मोल ऐड हुए। कितना पाई बॉन्ड है, तो डी यू भी कितना है, कितने पाई बॉन्ड है, तो डी यू भी कितना है। कितनी रिंग है, तो डी यू भी कितना है, यानी कि डी यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ रिंग्स के बराबर होता है। यहीं से आते हैं वो जो जुगाड़ आप पढ़ते हो। सुलटा दिए भाई लोग। आपको रिएक्शंस पर ध्यान नहीं देना है कि सर मुझे तो रिएक्शन नहीं आएगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाना ही नहीं है तुझे। तो सर क्या मैं बिना रिएक्शन के डीयू बता दूंगा? हाँ, डीयू बताने के लिए तुझे रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ये तो मैं समझा रहा हूं कि देखो इसमें इतने मोल ऐड हो रहे हो, जितना मोल ऐड हो रहा है उतना ही डीयू है। तो तुम्हें रिएक्शन याद नहीं करनी है। मतलब तुम्हें 2 पाई बॉन्ड दिखे डीयू 2 बोल देना है, 1 पाई बॉन्ड दिखे डीयू 1 बोल देना है, 2 पाई बॉन्ड दिखे डीयू 2 बोल देना है, 1 रिंग दिखे तो डीयू 1 बोल देना है, 2 रिंग दिखे तो 2 बोल देना है। जितनी रिंग उतना डीयू, जितने पाई बॉन्ड उतना डीयू। सही बात है कि नहीं है? तो टेक्निकली डीयू की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू बी एडिड टू कन्वर्ट ए गिवन कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ओपन चेन सैचुरेटेड पर हमसे डेफिनेशन कोई पूछने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो हम जितना काम का उतना ही बात करेंगे। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आइए। यानी कि यहां से हमें पता चल गया है कि जब भी कभी आपको क्या निकालना हो, डी यू, तो डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ
पाई बॉन्ड्स, क्लियर, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स, ये आप लोगों के सामने रहेगा। डी निकालने का जुगाड़ आप लोगों के सामने आ गया है। डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। लेकिन ये तो तब हुआ जब स्ट्रक्चर मालूम हो। भाई पाई बॉन्ड कितने हैं तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा ना, रिंग कितनी है तो स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। लेकिन अगर सर हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो तो क्या हम मोलिकुलर फॉर्मूले से भी बता सकते हैं बिना रिएक्शन के? हाँ, बहुत आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं इसको सुलटाने के बाद। कैलकुलेशन ऑफ डी यू, कैलकुलेशन ऑफ डी यू फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला, फ्रॉम एमएफ, एमएफ का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ डी यू फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम डी यू कैसे कैलकुलेट करें? सभी के पेन डाउन और बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। आप बताओ स्ट्रक्चर होगा तो बता दोगे, पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, क्लियर। चलिए अगर हमारे पास फॉर्मूला हो तो कैसे, तो उसमें हमारे पास तीन केस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा कि मोलिकुलर फॉर्मूले में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। तो पहला केस हमारे सामने रहेगा कैलकुलेशन ऑफ डी यू, कैलकुलेशन ऑफ डी यू इन हाइड्रोकार्बन्स, इन हाइड्रोकार्बन्स। आप एक बात बताओ, वर्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो? हाइड्रोकार्बन का मतलब दो ही आपके सामने वहां पर एलिमेंट्स होंगे उस मॉलिक्यूल में, एक तो कौन, कार्बन, और एक, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देना। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनमें ड्यू निकालेंगे। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए मुझे दिया गया है C2, अगर अपन बात करें H4, और कहता है डी बताओ। अब बताओ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं। क्या करना है, इसमें जितने कार्बन आपके सामने है ना, उतने कार्बन की हाथों हाथ आपको क्या बना लेनी है, एल्केन। सेम कार्बन के एल्केन बनाओ। कार्बन कितने हैं, दो। बताओ दो कार्बन वाली एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो दूनी चार प्लस दो, छह। तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते, छह। अब आपको डीयू में पहले बता चुका हूं, बताओ डीयू कैसे निकालेंगे इसके अंदर, डेल्टा HN डिवाइडेड बाई, खत्म हो गई कहानी। तो बताइए एल्केन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, छह, और इसमें है कितने, चार। तो ये 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका ड्यू 1 आ गया। अब मुझे इसके स्ट्रक्चर से कोई लेना देना, सीधा आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, एक मिनट सर, मान लीजिए मेरे पास होता C2H2, तो आप बताओ फिर क्या करते, सेम कार्बन की क्या बनानी है, एल्केन। सेम कार्बन की एल्केन बनाओ। अगर दो कार्बन वाली एल्केन होती दोस्त, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते, छह। पक्का, डीयू निकालो। डीयू बताओ क्या रहने वाला आप लोगों के सामने, डेल्टा HN, HN का मतलब समझे ना, डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और सर और क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, C4 अगर हमारे सामने दिया होता मान लो H6, इसका ड्यू सर मुझे बताना है। तो आप बताओ चार कार्बन वाली अगर एल्केन होती तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, चार कार्बन वाले में 4 दूनी 8 और 2 10। आप बताओ डीयू निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो डीयू हमारे सामने रहेगा डेल्टा HN डिवाइडेड बाई 2। कितने होने चाहिए थे, 10, क्योंकि एल्केन में किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। रेफरेंस मॉलिक्यूल कौन होगा, एल्केन। और हैं कितने, 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो इसका भी ड्यू 2 है। और सर कोई एग्जांपल, मान लीजिए हमारे सामने होता C6H6, तो बताओ 6 कार्बन वाली अगर एल्केन होती तो कितने हाइड्रोजन होते, 6 दूनी 12 और 2 14। यही होता है कि नहीं होता? तो बताओ डीयू क्या रहता है उसके अंदर, अब सीधा लिख सकता हूं 14 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके सामने डीयू आ गया है। अगर आपके सामने मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का है तो सिंपली अगर अपन बात करना चाहें एल्केन से कंपेयर करके निकाल दो, नो नीड ऑफ स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस
रिंग से निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें 25 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात को समझो, कंसाइज करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा लेंगे। ये नहीं कि एक टाइप के 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको फील आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है। इससे बढ़िया 15 वैरायटी के क्वेश्चन करो। सुलटा दिया है। बताओ हाइड्रोकार्बन्स में कैसे निकालोगे डीयू? सेम कार्बन की एल्केन बना लो, डिफरेंस इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, खत्म। अब ये आज तो समझ में आ गया, लेकिन आप इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करोगे तो 10 दिन बाद याद नहीं आएगा। प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। 1 2 3 टेक्निक फॉलो कीजिए और आप देखना आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर ही अप्लाई करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी भाई किताबें पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अगर कोई चीज मैंने केवल एक बार पढ़ ली और उसको पढ़ाया नहीं कहीं भी, तो वो कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाती है। पढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि पढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिक 3 4 रिवीजन हो जाते हैं। एक ही टॉपिक को नॉर्मली हम दिन में कितनी बार पढ़ाते हैं? 4 बार। हो गया मेरा तो रिवीजन, तो परमानेंट मेमोरी में चली जाते हैं। इसलिए आप देखोगे क्वेश्चन देखते ही सर लोग तुरंत सोल्व कर देते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया रिवीजन उनका, कई सालों से कर रहे हैं। इतने सालों से अगर आप भी रिवीजन कर रहे होते तो मास्टरों से अच्छे होते तुम लोग। 11 साल से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूं, 11 साल से तुम पढ़ रहे होते तो मेरे से फास्ट कैलकुलेशन करते। तो ये रिवीजन की कहानी है सारी की सारी। आप देखते हो कि बच्चे को तो याद नहीं आता है, लेकिन मास्टर से चाहे कोई सा भी टॉपिक का पूछो तुरंत बता देता है। रिवीजन। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, पहला केस हमारे सामने था जब आपके केवल कौन हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे du of compounds, du of compounds containing, du of compounds containing carbon, hydrogen and halogen. du of compounds containing carbon, hydrogen and halogen. पहले केवल कौन थे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन है? हेलोजन। तो बस इसमें ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख दो। केवल और केवल कितना पॉइंट लिखना है? एक पॉइंट लिखिए। काउंट हेलोजन एज हाइड्रोजन, काउंट हेलोजन एज हाइड्रोजन। कहता अगर ऐसा हो ना तो हेलोजन को क्या मान लो? हाइड्रोजन। खत्म करो। काउंट हेलोजन एज हाइड्रोजन। अब पेन वापस से डाउन कर दो। सभी इधर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है C4H9Br। क्या दिया हुआ है? C4H9Br। इसका ड्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें ब्रोमीन नहीं होता तो हम निकाल देते? हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो उसको कह रहा है कि अगर हेलोजन है ना तो हेलोजन को क्या मान लो? हाइड्रोजन। मैं समझा नहीं सर, आप बिल्कुल जीरो लेवल से बताएं, बिल्कुल समझिए। वो ये कह रहा है कि कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 9। और हेलोजन कितना है? 1। तो कहता है हेलोजन को क्या मान लो? हाइड्रोजन। मतलब अब हाइड्रोजन कितने हो गए? तो मैंने इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तो सोल्व कर दूंगा मैं। कैसे सोल्व कर दोगे सर? बताओ। 4 कार्बन वाली अगर मैं एल्केन बनाता तो C4 हाइड्रोजन कितने होते? 10। अब बताओ डीयू निकालता तो कैसे निकालता दोस्त मेरे? डीयू निकालता तो कैसे निकालता? डीयू यहां पर हमारे सामने रहता। बताइए एल्केन में कितने होने चाहिए थे? 10। और इसमें भी कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
तो इसमें हाइड्रोजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनते हुए जाइए। मान लीजिए हमारे सामने होता C4H7 एंड यहां पर है Cl। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दे अपन। बताइए कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 7 और एक हेलोजन 8। बना दिया। अब बताइए 4 कार्बन वाली अगर मैं एल्केन बनाता तो C4H कितने होते हैं उसमें? 10 और इसमें कितने हैं? 8। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ड्यू कितना आएगा बताओ? 1। हवा में। देखो ये फायदा है इसका दोस्त, जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं ना तो ऑटोमेटिक टाइम बच जाता है। जो वो फार्मूला से ड्यू निकालते हो ना, वो फॉर्मूला 10 दिन बाद गायब मिलेगा और रख रख के सोल्व करना पड़ेगा, और इसमें जरूरत ही सीधा हवा से पता चल रहा है ड्यू कितना आने वाला है? 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने रहने वाला है C5H5Cl, क्लियर, Br2I2, ये हमारे सामने, और हम उससे पूछ रहा है कि बताइए इसका ड्यू क्या रहेगा। समझिए ढंग से। अगर अपन बात करना चाहें इसमें, इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दूं। आप बताइए, अगर हम बात करें यहां पर, ये हमारे सामने है कार्बन 5, हाइड्रोजन बताओ कितने? 5, एक क्लोरीन 6, 2 ब्रोमीन 8, 2 आयोडीन 10। तो हेलोजन जितनी बार उतने काउंट होंगे, ब्रोमीन 2 काउंट होंगे, आयोडीन 2, क्लोरीन 1। तो C5H कितने हो गए दोस्त? 10। आप बताओ 5 कार्बन वाली अगर हमारे सामने कौन होती? 5 कार्बन वाली अगर हमारे पास अल्केन होती तो 5 दूनी 10 और 2, पेन चलाने की जरूरत है क्या? कितना होता ड्यू? 1। तो यहां से अगर आप ड्यू निकालना चाहोगे तो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सुलटाओ इसको। अब बाकी क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। अब इसमें अपन 15 क्वेश्चन करके खुशियां मना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप समझिए डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, ये हेल्प करेगा हमारी। तो किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कुछ टॉपिक्स को इतना पढ़ते हैं कि उसमें पीएचडी हो जाती है, और कुछ को में पढ़ते ही नहीं है। और नीट कहता है कि हर टॉपिक से पूछूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप स्किप नहीं कर सकते। ऑफलाइन की फीस दी है, ऑफलाइन बने रही। अभी आपके अटेंडेंस रजिस्टर बनवाएंगे हम लोग, जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती थी ना, इस तरीके की अटेंडेंस करवानी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे भरोसे छोड़ने का मतलब है छोड़ना। नहीं पढ़ने वाले तुम लोग। कोचिंग का सबसे बढ़िया काम क्या है? कोई पूछने वाला ही? कल नहीं आया, 3 दिन बताओ, कोई मास्टर पूछने वाला ही? कोई कुछ कहने वाला ही? तो कुछ लोग तो इसलिए कोचिंग आते, रिलैक्स करते हैं, एसी चला के आराम से रूम में सोते हैं। भले घर वाले बेचारे कूलर में सो रहे हो, पंखे में सो रहे हो, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो पेड़ के नीचे खाट डाल के सो रहे होंगे, ठीक है, पर बच्चा यहाँ किस में सो रहा है? एसी में पढ़ रहा है। घर वाले इसलिए एसी नहीं चला रहे हैं कि बच्चा कोटे में पढ़ रहा होगा, खर्चा हो रहा होगा, उसके लिए जरूरी है। और बच्चा भाई साहब एसी चला के 16 पे करके टेम्परेचर और लेके चद्दर आराम से सो रहा है, उसकी अलग ही पढ़ाई चल रही है। वो दिख ही नहीं रहा है, कार्ड दे रहा है दोस्त को कि जब पंच कर देना। आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 टाइप का हमने डील कर लिया। आप बताओ अगर फॉर्मूले में कौन हो? हेलोजन, तो उसको क्या काउंट कर लो? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, थर्ड केस हमारे सामने आ जाएगा, सेकंड लास्ट रहेगा ये। देखिए, if molecular formula has oxygen atoms, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, then ignore them, then ignore them, उनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दो जैसे क्लास में तुम मास्टर को इग्नोर कर देते हो। मतलब उनके होने और ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइए, कहना क्या चाहते हो सर, थोड़ा सा बताओ। ये देखिए, मान लीजिए आपके सामने मोलिकुलर फॉर्मूला है C3
H8O और इसका DU निकालना है। तो आप बताओ इसमें कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर? यही दिक्कत दे रहा है, कहता हटा दो इसको, ऐसे सोचो कि ये है ही नहीं। तो इसको किस तरीके से ट्रीट कर लो? इसको ऐसे ट्रीट करो C3H8। कहता है इसके होने और ना होने से कोई फर्क? ये लिखते ही तो सर बता देंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, खटैक से DU बता सकते हैं सर हम। तो बताइए किस प्रकार से? 3 कार्बन की अगर मैं एल्केन सोचता तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे और इसमें है भी कितने? 8। तो DU 0, मतलब हाइड्रोजन की कोई डेफिशिएंसी। आने लगा समझ में? नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने होता C4, अगर अपन बात करें H6 एंड अगर अपन बात करना चाहें O या O2 ले लेते हैं, ये लीजिए ये हमारे सामने। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन है बिल्कुल, लेकिन सर इस बार ऑक्सीजन 2 है। जब एक को इग्नोर कर दिया तो 2 में क्या फर्क पड़ता है तुमको? तो बताओ क्या कर दो? C4H6। ऑक्सीजन के होने और ना होने से कोई फर्क? आप बताओ 4 कार्बन वाला अगर अल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते हैं? C4H10 और इसमें कितने हैं? 6। DU नहीं बता सकते हवा में ही? 2। डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। पेन नहीं चलाना पड़ता भाई लोगों, यही तो खास बात है इन चीजों की। तो यहां पर 10 होने चाहिए थे, हैं कितने? 6। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। DU इसका 2 रहेगा। मान लीजिए आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10 एंड अगर अपन बात करना चाहें O2। अब बताइए DU कितना? ऑक्सीजन है 2। कहता है 1 हो 2 हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना? इग्नोर मारो। तो बताइए C5 और क्या मानो इसको? H10। क्लियर? चलिए अगर 5 कार्बन वाली एल्केन होती तो C5H कितने होते उसमें? 12। आप बताइए DU कितना निकल कर आएगा? डिफरेंस 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सुलटाइए। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन है तो भी आप हैंडल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हेलोजन है तो हेलोजन को तो क्या मान लो? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को क्या कर दो? इग्नोर। एक केस और आएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप बता सकते हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। स्ट्रक्चर से भी हम DU बता सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपके पास ले देकर कितने टाइप के एटम मिलेंगे? या तो कार्बन हाइड्रोजन, या फिर हेलोजन ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। हेलोजन को हैंडल करना सीख लिए, ऑक्सीजन को हैंडल करना सीख लिए, और एक और बना है नाइट्रोजन, उसको हैंडल करना सीख लेंगे। उसके बाद आपको DU निकालने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? सल्फर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर का नेचर एक जैसा ही होता है। ऑक्सीजन या सल्फर में से दोनों में से कोई भी हो तो सिंपली इग्नोर दें। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चलिए नेक्स्ट और फोर्थ केस DU कैलकुलेशन का। नेक्स्ट और हमारे सामने कौन सा केस रहेगा? फोर्थ केस। देखिए इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज नाइट्रोजन एटम्स, हैज नाइट्रोजन एटम्स, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज नाइट्रोजन एटम्स देन सब्सट्रैक्ट, देन अगर अपन बात करें सब्सट्रैक्ट इक्वल नंबर ऑफ H atoms, then subtract equal number of hydrogen atoms। कहता है अगर नाइट्रोजन है ना तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन क्या कर दो? कम, और DU निकाल दो। मतलब हम हाइड्रोकार्बन में ले जाएंगे, हर कहीं पर हाइड्रोकार्बन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज नाइट्रोजन एटम्स देन सब्सट्रैक्ट इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझिए इसका मतलब क्या है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास है C5H13N और मुझे इसका क्या पता करना है? DU। तो कितना नाइट्रोजन है बताओ इसमें? एक। मुझे नाइट्रोजन ही तकलीफ दे रहा है ना, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं दे रहे। तो नाइट्रोजन को ठिकाने लगाने का जुगाड़ है अपने पास, जितना नाइट्रोजन उतने हाइड्रोजन कम कर दो, तो इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लो।
तो बताइए कार्बन तो उतने रहेंगे, हाइड्रोजन कितने थे 13, एक कम कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 12। आप बताइए 5 कार्बन वाली अगर एल्केन होती तो उसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, 5 दूनी 10 और 2 12, और इसमें भी कितने हैं 12। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सिंपल सी बात। आइए मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने C4H11, अगर अपन बात करें N, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम बताइए, हाइड्रोकार्बन में। तो कार्बन तो उतने ही रहने दो, कितना नाइट्रोजन आप बताओ, कितना है एक, तो एक नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन क्या कर दो कम, तो C4H10। बताइए 4 कार्बन वाली अगर एल्केन होती तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते, 4 दूनी 8 और 2, और इसमें भी कितने हैं 10। इसका मतलब इसका डी कितना रहने वाला है 0। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। मान लीजिए हमारे सामने है C4, अगर अपन बात करना चाहें H9N, अब हमें इसका डी निकालना है, तो पहले इसको हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट कर लें। सी तो 4 ही रहेंगे, हाइड्रोजन बताओ, एक नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम, तो H कितने हो जाएंगे 8। बताइए 4 कार्बन वाली एल्केन होती तो C4H10, बताइए डी कितना आ गया है 1। तो ये हमारे सामने, एक बार वापस सुनो, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो कितने केस बनते हैं, आपके पास 4 केस बनते हैं। पहला केस कार्बन और हाइड्रोजन है तो सिंपल ही उतने ही कार्बन के एल्केन बना लो, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, आपको केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत ही। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, अगर आपके पास हेलोजन एटम भी आ गया है साथ में, तो जितने हेलोजन है उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर लो, मतलब हेलोजन को क्या मान लो हाइड्रोजन, खत्म करो। ऑक्सीजन और सल्फर है, इग्नोर कर दो, होने और ना होने से कोई फर्क। नाइट्रोजन जितने हैं उतने हाइड्रोजन कम कर दो, डी निकाल लो, खत्म हो गया। अब आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ये 3 बातें याद रखनी है। हेलोजन को हाइड्रोजन मान लो, ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर कर दो, नाइट्रोजन जितने हैं उतने हाइड्रोजन कम कर दो, सीधा डी आप लोगों के सामने आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आप उसमें डी कैलकुलेशन में भी 5 से 10 सेकंड लगा रहे हो, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे इस बार आया था, कितने ईथर बन रहे थे 10, तो अगर आपका जो बेसिक्स में ही टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम लेगा। और नीट के इस टाइप के पेपर ने क्लियर कर दिया है कि जिसकी अप्रोच अच्छी होगी वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। देखिए 2024 तक कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो ये कह रहा हो मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, कोई भी बच्चा नहीं था भाई हमारी नजर में। 2025 में भर भर के हैं कि सर फिजिक्स में तो आधे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, और जिसने पहले फिजिक्स की उसके तो बहुत ही सारे छूट गए। तो आप सोचो अप्रोच का डिफरेंस रहेगा, जिसकी अप्रोच एकदम सटीक होगी, टू द पॉइंट होगी, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा और उतनी अच्छी रैंक लाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सामने मोलिकुलर फॉर्मूला अगर दिया है तो डी कैलकुलेशन हो गया। अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर दे दूं तो क्या आप डी कैलकुलेट करके बता देंगे, तो क्वेश्चन लिखिए। मोलिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया है, अब स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट डी यू, calculate du in the following compounds, calculate du in the following compounds। आपको du कैलकुलेट करना है। आप बताओ स्ट्रक्चर हो तो du कैसे निकालते हैं, du इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे सामने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब समझ में आता है, एक या एक से ज्यादा, प्लस आपका क्या रहेगा नंबर ऑफ रिंग्स। ये हमारे सामने अगर स्ट्रक्चर दी है तो सीधा ही आप यहां से निकाल सकते हैं। लीजिए भाई लोगों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये वाला। डीयू जल्दी से जल्दी बताएंगे, चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को। नहीं चलता है तो बहुत बड़ा रिस्क आप ले चुके हैं। अब आप आराम से बैठिए, ऐसी क्या खाइए फिर।
टेक्निकली पहले 4 क्वेश्चंस में मैं आपको ये नाम बताना चाहता था, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। एटलीस्ट ये हमें मालूम होने चाहिए, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। एटलीस्ट ये तो हमें मालूम होने ही चाहिए। चलिए दोस्तों, सभी में गोला बना दिया गया है और आप भी गोल गोल हो गए हैं। पहले वाले में आप बताओ, ये क्या बना हुआ? रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी ये गोला बनाए इसको हाइब्रिड बॉन्ड कहते हैं। ये गोला हमें कंफ्यूज करता है, ये नहीं बताने देता कि कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको कोई ना कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो रेजोनेंस हाइब्रिड से आपको पाई बॉन्ड की संख्या का पता नहीं लगता है, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई ना कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। जब भी यू गोला बना के दे दे, इसका मतलब आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना ले। कहीं से भी शुरू कर लो आप। मान लो आपने यहां पर लिख दिया है डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ये इसकी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ इसमें, आप बताइए, अगर मैं ड्यू इसका निकालना चाहूं, कितनी रिंग दिखाई दे रही है? एक रिंग, प्लस कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड। तो बताइए ड्यू कितना हो गया दोस्त? खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, तो पहले तो जैसा रिंग है वैसे बना लो। कितनी रिंग बना दी मैंने, बताओ? एक रिंग बन गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, एक और रिंग बना रहा हूं अलग अलग कलर से, ताकि आपको रिंग साफ साफ दिखाई दे। कितनी हो गई? दो तो रिंग हो गई। लेकिन सर ये गोले बना कर दिए। अब इसमें बच्चा पता क्या करता है कि 2 बेंजीन है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, उसमें भी 3 पाई बॉन्ड। गलत। किसी न किसी कार्बन के बॉन्ड 5 बना दोगे तुम। इस गोले का मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो आप कहीं से फिक्स कर लो ताकि कभी गलती ना हो। मान लो यहां बना लेते हैं, पहला पाई बॉन्ड बना दिया, डबल सिंगल डबल सिंगल, हो गए इस रिंग में देखो अल्टरनेट। अब उधर वाले रिंग में भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हर रिंग में पाई बॉन्ड अल्टरनेट होने, हो गया काम। आप बताइए, अगर मैं इसमें ड्यू निकालना चाहूं, तो रिंग बताओ सबसे पहले कितनी है? 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। तो ड्यू कितना हो गया दोस्त? खत्म हो गई कहानी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप बताइए, पहले रिंग कितनी दिखाई दे रही है? देखो मैं रिंग बना रहा हूं, ये कौन सी रिंग बनी है? पहली। कहां पर है? ये वाली रिंग। ये इसमें कौन सी रिंग है दोस्त? पहली। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, तो एक और रिंग आपके सामने बनी हुई है कुछ इस प्रकार से, ये। तो ये रही आपके सामने कौन सी रिंग? दूसरी रिंग। देखते हुए जाओ, कितनी रिंग हो गई? 2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो एक रिंग आपके सामने ये भी है कि नहीं है? तो टोटल कितनी रिंग है इसके अंदर? 3। तो पहले हमने रिंग बना दी। अब आप नॉर्मली बच्चा सोचता है कि ये देखो बेंजीन है, तो इसमें कितनी बेंजीन हो गई? 3। तो एक बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 3। एक बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो इसमें कितने हो गए? नो। नहीं, नो नहीं है, यही गड़बड़ नहीं करनी है तुमको। ये सर्कल का मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो हर रिंग में अल्टरनेट बना दे। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मान लो मैंने यहां से शुरू किया, डबल सिंगल, इस रिंग में होगा अल्टरनेट। अब उधर वाले रिंग में देखो, ये यहां पर दोनों में काउंट हो गए डबल, डबल सिंगल डबल, फिर से सिंगल, फिर डबल, फिर से सिंगल, फिर डबल, इसमें भी हो गए। अब आगे वाले में बात करो। देखो यहां पर कैसा है बताइए? अगर अपन बात करना चाहें, डबल, फिर क्या आएगा? सिंगल, फिर क्या आ गया? डबल, फिर से क्या आएगा बताओ? सिंगल, फिर क्या आ गया? डबल। देखो आपके सामने अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनते हुए। तो बताइए किस प्रकार से इसमें डी यू निकालूं तो रिंग कितनी हो गई? 3। पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ। 3, 2 5 और 2 7। तो डी यू कितना आ गया हमारे सामने? 10। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट वाले में भी गौर से देखिए, रिंग कितनी बनी हुई है दोस्तों? 3। अब मुझे अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। पहली रिंग, फिर से अगर अपन बात करना चाहें दूसरी रिंग, फिर से अगर अपन बात करना चाहें तीसरी रिंग। पाई बॉन्ड कैसे बना दो? अल्टरनेट। मान लो आप यहां से शुरू कर देते हैं, डबल सिंगल डबल, फिर 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 सिंगल डबल। ये देखो सारे अल्टरनेट पाई बॉन्ड मैंने बना दिए। आप बताइए, अगर मैं इसका डी यू पता कर रहा हूं, तो सबसे पहले रिंग बता दो। रिंग कितनी है? 3, प्लस पाई बॉन्ड कितने हो गए आप? 7। तो यहां पर डी यू फिर से कितना हो गया है? 10। तो ये हमारे सामने डी यू निकल कर आ गया है 10। अगले वाले क्वेश्चन में आइए, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। डी यू निकालते हैं दोस्तों।
सबसे पहले रिंग बताओ, एक प्लस पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दो पाई बॉन्ड ये रहे, तो कितने पाई बॉन्ड हो चुके हैं? 4। और भूलिएगा मत, सीएन में बॉन्ड लाइन रिपर मतलब कंडेंस फॉर्म है, कार्बन नाइट्रोजन में एक सिग्मा और दो पाई है, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो डी यू कितना आ गया है? 7। तो इसका डी यू रहेगा 7। तो बताइए, अगर आप लोगों के सामने कोई स्ट्रक्चर गिवन है तो क्या आप उसका भी डी यू पता कर सकते हैं? यस, वो तो बहुत ही सिंपल है। किस प्रकार से? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से सुलटा दीजिए। इसमें जो आपसे गलती होगी वो यहां होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि पाई तो छोड़ो, यहां तो बॉन्ड ही नहीं है, बिकॉज इट इज रिटन इन कंडेंस्ड फॉर्म। क्या आप इस सर्कल को हटा सकते हैं? हां, अल्टरनेट क्या बना लो? पाई बॉन्ड। सिंपल सी बात है। फोर्थ वाले में क्या हुआ? कहीं से बना लो, आप कहीं से भी शुरू कर लो, बस पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए? अल्टरनेट। कितने पाई बॉन्ड आ रहा है आपके? हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक से ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, दो कैलकुलेट स्ट्रक्चर होती है। नेफ्थलीन की अगर अपन बात करना चाहें तीन, तो तीन में से कोई एक बनाई मैंने, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या मिलेंगे? सेम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, मिलेंगे सेम। हाँ, तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम डीयू पढ़ते क्यों हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या हमसे डीयू के कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि टॉपिक डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है। तो फिर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? ये आइसोमेरिज्म में हमारी हेल्प करेगा और आगे केमिकल रिएक्शंस में हमारी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ठीक है, और ये टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेटिक ऐसे वैसे टेस्ट देता है, बताइए कौन सा कंपाउंड रहा होगा। तो उसमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करके देता है। तो हमें इस डीयू का फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए कि डीयू का सिग्निफिकेंस क्या है। आइए अगर अपन बात करना चाहें, आगे बढ़ सकता हूं। तो ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अगर अपन बात करना चाहें सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू। सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू, कि डीयू का सिग्निफिकेंस क्या रहता है। हेडिंग लगा के सभी के पेन डाउन होने चाहिए कि अगर हमारे पास डीयू है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या समझे हम। मान लीजिए कभी भी आपने किसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या पता किया? डीयू, और उसका डीयू कितना निकल कर आ गया है? 1। इसका मतलब बताओ 1 क्या रहा होगा? 1 जो आपके सामने रहा होगा वो रहा होगा रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आप समझिए, अगर डी यू 1 है तो आप ये कह सकते हो किसका सम होगा? ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस, अगर अपन बात करना चाहें, नंबर ऑफ रिंग्स। यही तो कहोगे ना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग का सम क्या रहेगा? 1। अब आप बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो आपका पाई बॉन्ड एक रहा हो तो फिर रिंग कितनी रही होगी, या फिर आपकी पाई बॉन्ड 0 रहा हो तो रिंग कितनी रही होगी। यही तो कहना चाहता है। तो यही मकसद होता है इसका। अगर DU1 है तो इससे हम क्या समझें कि DU1 है, तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे या तो उस स्ट्रक्चर में क्या आएगा? 1 पाई बॉन्ड। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे या तो उसमें क्या आएगा? 1 पाई बॉन्ड, या फिर उसमें क्या आएगी? 1 रिंग। एट ए टाइम एक ही आएगा, या तो पाई बॉन्ड आएगा या फिर क्या आएगी? रिंग। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, बताओ जल्दी से डीयू कितना? हवा में बताओ सबके सब। C3H8 डीयू कितना है? पक्का? बिल्कुल सही बताया। अगर मेरे पास होता C3H6 तो डीयू कितना होता? 1। ये फायदा है फॉर्मूला नहीं लगाने का, हवा में आंसर्स आते हैं, वरना तुम पहले फॉर्मूला लिखते आंसर देते, इतने में तो बच्चा सॉल्व करके चला जाएगा। तो डीयू है 1। अब देखो, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सामने इस मोलिकुलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप बताना वो इसी मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहली मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी है ऐसी, ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन। जल्दी से काउंट करो, बताओ कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? सही है। नेक्स्ट, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाई है, ध्यान से सुनते हुए जाना।
इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से एक और स्ट्रक्चर बताइए। बताइए कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। अब इसका समझो, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कभी मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हो और उसका डी कितना निकल कर आ जाए 1, तो मैं क्या सोचूंगा कि इस मोलिकुलर फॉर्मूले से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें क्या आएगा, या तो एक या फिर एक रिवर्स सोचना है कि पाई बॉन्ड वाली भी स्ट्रक्चर बनानी है और रिंग वाली स्ट्रक्चर बनानी है। ये है मेन पॉइंट हमारे सामने। क्लियर। इसी प्रकार से मान लीजिए जब आप निकालेंगे और डी आप लोगों के सामने कितना आ गया है 2। अब 2 डी, अब इधर सुनो, डी होता है आपका क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ध्यान से सुनते जाइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ रिंग्स। यही बात है कि नहीं है। और टोटल सम कितना होना चाहिए बताओ 2। तो ऐसा भी हो सकता है कितने पाई बॉन्ड हो 2, अगर पाई बॉन्ड 2 तो रिंग कितनी होंगी, फिर कोई रिंग नहीं बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 0 क्या हो और रिंग कितनी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। ऐसा भी तो हो सकता है 1 एंड 1, तो भी सम कितना आएगा। तो ये केसेज हमारे सामने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब सोचो डी 2 है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड को 2 केस बनेंगे, अलग अलग बन सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो अगर हमारे सामने आ जाता है कभी भी DU2, तो आपके सामने क्या क्या वहां से ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा 2 पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड एक ही एटम के बीच में बन जाए। अगर एक ही एटम के बीच में बन जाएंगे तो क्या बनेगा 1 ट्रिपल बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, दो हमारे सामने क्या बन सकते हैं 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अभी आप समझना मेरी बात को, मैं समझाऊंगा। 2 डबल बॉन्ड्स। या फिर हमारे सामने क्या बन सकता है बताइए 1 रिंग, एक तो क्या बन जाए रिंग, प्लस एक क्या बन जाए हमारे सामने पाई बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है। तब भी सम कितना आएगा बताओ 2। या फिर हमारे सामने ऐसा हो सकता है कि 2 क्या बन जाए रिंग्स, 2 रिंग्स। यही तो केस हमने पढ़े हैं। सभी का ध्यान इधर, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6 डी बताओ हवा में जल्दी से। 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, हैं कितने 6, तो डी कितना आएगा 2। अब आप समझ रहे हैं इसका डी कितना है 2। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सबसे पहले बनाऊंगा 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो एक स्ट्रक्चर मेरे सामने मैंने ये बना के रख दी है। आप बताओ क्या ये स्ट्रक्चर इसी मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो इसमें क्या आ गया बताओ 1 ट्रिपल। हालांकि 2 पाई बॉन्ड है लेकिन दोनों पाई बॉन्ड दो एटम के बीच में बन गए, सेम एटम के बीच में, तो ट्रिपल बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों के सामने इस मोलिकुलर फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो बताइए ये स्ट्रक्चर इस मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 6, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए कार्बन कितने हो गए हैं 4। क्लियर। और ये मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। 1 तो ये आपकी क्या हो गई ये बताइए जल्दी से। 1 तो क्या हो गई आपकी रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। बताओ कितने हाइड्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन कितना 1, कितना 1, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन। सही बात है कि नहीं है। नेक्स्ट, हमारे सामने कुछ ऐसा भी बनकर आ सकता है, आप देखते रहना ध्यान से ना, ये हमारे सामने बनकर आ सकता है। बताइए अभी तक अगर अपन बात करना चाहें कितनी रिंग बनी है 1, अगर मैं इस प्रकार से यहां पर बॉन्ड बना दूं अब कितनी रिंग हो गई है 2। ध्यान से सुनना, 2 रिंग आपको साफ दिखाई देंगी। एक रिंग तो ये रही 3 मेंबर, पर्पल कॉमन रहेगा, ग्रीन और पर्पल मिलाकर, और एक आप लोगों के सामने ये रहेगी कौन सा येलो एंड पर्पल। पर्पल दोनों रिंग में कॉमन है। इधर देखो ये एक 3 मेंबर रिंग दिखाई दी क्या, फिर से देखो ये वाली एक 3 मेंबर रिंग दिखाई दी क्या, तो कितनी रिंग हो गई है 2। तो वही तो कॉम्बिनेशन बन रही है कि अगर आपके पास टीयू 2 है तो आपके पास 1 ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, या फिर 2 रिंग्स। ये दोनों केस किसको इंक्लूड करते हैं बताइए, ये दोनों करते हैं 2 पाई बॉन्ड। तो जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो आपके पास ये केस बन सकते हैं, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड का या 2 सेपरेट, अब आप क्या बना दे डबल बॉन्ड। तो ये आपके डी का सिग्निफिकेंस है। तो जब डी 2 आएगा तो हमें ये स्ट्रक्चर दिमाग में सोचनी पड़ेगी, रिवर्स सोचना है। क्या करना है, रिवर्स सोचना है। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुए। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। तो आपको होमवर्क अच्छे से मालूम है दोस्तों, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बना फिर नोटबुक से देखिए, कोशिश कीजिए कि मैं खुद बनाऊंगा इस क्वेश्चन को।
ब्रेक होगा ना अभी तो। भाई मुझे पता तो भाई मुझे सुनौती था बुला दूं मैसेज डाल दे टी-शर्ट मध्ये मार दे यार वो चिकन है मैसेज अलग ही दिख तो अलग ही दिख नजर आ जाओ हां डेली परेशान हो रहा है बच्चों को 12 तारीख क्लास के लिए भी 4-5 हो रहा गया काय में 12 तारीख हुआ 12 को काय हो तो ये तो डाल दे ब्रेक चल रहा है अरे इसके बाद हां और नहीं ना उसने देखा था अरे उसमें तो दिखाई रहा है फोटो ऊपर बताने की क्लास ले लिया शायद कीमत लाएगा कार दिखाएगा अरे प्लेट
पासवर्ड लगा हुआ है। आपको नहीं पता खाली फोन है आपका खाली फोन है लाइव सीधी है पर रिचार्ज नहीं लगा भाई। सी होना है, सी होना पहले दोबारा मुझे
शादी के साथ घर पे आना पड़ेगा। अरे श्याम बिल्ला से कहा था।